नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आइए बताते हैं कि क्या है नया आज के कार्यक्रम में। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री और नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने GSFC के कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को किया लॉन्च। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक निर्णायक कदम। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के 1,27,832 किसानों से 6 अक्टूबर तक 15,26,534 मीट्रिक टन धान की कुल खरीद लगभग 2,882 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और सरकार की निरंतर खरीद नीति के कारण देश दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। भारतीय कपास निगम ने 12 कपास उत्पादक राज्यों के 135 जिलों में 430 खरीद केंद्र खोले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 35,000 करोड़ रुपए की खरीद होने का अनुमान है। भारत में सक्रिय मामलों के लगातार गिरने का ट्रेंड जारी है। एक महीने के बाद पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 9 लाख के नीचे। लगातार तीसरे सप्ताह पुष्टि के नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी अधिक। नीति आयोग, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा इन्वेस्ट इंडिया ने सोलर PV विनिर्माण के बारे में संगोष्ठी आयोजित की। इंडिया PV एज 2020 ने भारत में अत्याधुनिक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिया। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री और नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स GSFC इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट की स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट का उत्पादन भारत में पहली बार। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में यह निर्णायक। GSFC की कुल उत्पादन क्षमता 10,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। GSFC ने इन दिनों उत्पादों में पहली बार खुदरा बाजार में हिमाचल प्रदेश के सोलन और गुजरात के भावनगर से लॉन्च। 3 महीने के भीतर उत्पादन प्रति वर्ष 15,000 मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद। इसे 9 से 12 महीनों में 30,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट की यह स्वदेशी किस्म आयातित सामग्री की तुलना में देश में किसान समुदाय को सस्ती दर में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद साबित होगी। लॉन्च किए गए 2 उत्पाद FCO ग्रेड के भारत सरकार के उर्वरक विभाग की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित। अब तक ये उत्पाद पूरी तरह से आयात किए जाते रहे हैं। पहली बार GSFC जैसी कंपनी ने इसके स्वदेशी उत्पादन के लिए पहल की। ये उत्पाद घरेलू बाजार में एक बड़ी सफलता। भारत में सक्रिय मामलों के लगातार गिरने का ट्रेंड जारी है। एक महीने के बाद पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 9 लाख के नीचे। लगातार तीसरे सप्ताह पुष्टि के नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी अधिक है। भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का ट्रेंड बरकरार है। एक महीने के बाद पहली बार सक्रिय मामले की संख्या 9 लाख से नीचे दर्ज किया गया। भारत में 9 सितंबर को 8.97 लाख सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे और आज यह 8.93 लाख दर्ज किया गया। इस समय सक्रिय मामले 8,93,592 है और यह देश के कुल सकारात्मक मामलों का केवल 12.94% है, जो कुल मामलों के स्थिर गिरने का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। रिकवरी मामलों के बढ़ते प्रतिशत का कारण सक्रिय मामलों में प्रतिशत का घटता ट्रेंड है। रिकवरी के कुल मामले 54,06,069 है। रिकवरी मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 50 लाख पार कर गया है। रिकवरी की बढ़ती संख्या के साथ यह अंतर लगातार बड़ा हो रहा है। रिकवरी की अधिक संख्या के कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 85.52% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 78,365 की रिकवरी हुई है और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है, जबकि नए पुष्ट मामलों की संख्या 70,496 है।
भारत में लगातार 3 सप्ताह तक नए मामलों की तुलना में नई रिकवरियों की संख्या अधिक है। इन 3 सप्ताह के दौरान नए मामलों में गिरावट का एक लगातार ट्रेंड सामने आया है। नीति आयोग, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा इन्वेस्ट इंडिया ने सोलर पीवी विनिर्माण के बारे में संगोष्ठी आयोजित की। इंडिया पीवीएच 2020 विषय पर सौर पीवी के विनिर्माण पर आधारित एक संगोष्ठी आयोजित। भारत ने विश्व भर में अक्षय ऊर्जा क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाया है। अक्षय ऊर्जा काफी हद तक बिजली की आपूर्ति में पूरक की भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रतिबद्ध वर्ष 2030 तक 450 GW स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता की कल्पना के अलावा भारत के पास न केवल ग्रिड से जुड़े सौर एवं अक्षय ऊर्जा की योजना है, बल्कि इसे पूरा करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि भी है। इसके बाद बिजली द्वारा रसोई की योजना भी है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप 20 GW के मॉड्यूल और सेल निर्माण के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। भारत नए सिरे से निवेश के लिए सबसे तेजी से और सबसे बड़ा बाजार बनकर रहेगा। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हर्बल खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अलका भार्गव से खास बातचीत की ये अंश। मैम, अभी हाल में ही भारत सरकार ने हर्बल खेती पर विशेष रूप से बल दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आयुष मंत्रालय इसका नोडल है। जो नई अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही ये लॉन्च हुई है नई स्कीम। तो इसमें हम लोग आयुष मंत्रालय के साथ बराबर बात में हैं, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उनके साथ। तो हमारा एग्रीकल्चर और वो कई तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग की ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्कीम्स हैं, उसमें ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स की बहुत मतलब रिक्वायरमेंट आ रही है। तो उसमें हम लोग ने उनसे बात करी है कि कहाँ पे आपको कौन सा स्पीशीज़ चाहिए, और मतलब प्रोसेसिंग भी, प्राइमरी प्रोसेसिंग की भी बात है। तो वो हम अपने जो ऑर्गेनिक क्लस्टर्स हैं उनके साथ मिलके वो प्रजाति उगा के और उन लोग को देंगे। और दूसरा है कि जो पेड़ वाले मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसमें जो हमारी कृषि वानिकी की जो स्कीम है, उसके साथ हम लोग उनके साथ बात कर रहे हैं कि जैसे कृषि वानिकी हमेशा ये सोचा जाता था कि वो सिर्फ इमारती लकड़ी के लिए है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं किसानों के लिए, क्योंकि इमारती लकड़ी के लिए 30, 35, 40 साल वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन अब जैसे सबसे ज़रूरी इस समय है मेडिसिनल प्लांट्स का, तो वो भी हम आयुष मंत्रालय के साथ बात कर रहे हैं। और उसमें एक ही प्रजाति, जैसे इमारती लकड़ी भी है, साल अगर हम लें तो साल एक बहुत बढ़िया टिम्बर स्पीशीज़ है, लेकिन जो उसकी बार्क होती है वो कोई मतलब इस्तेमाल नहीं होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन जो बार्क है वो आयुष मंत्रालय को अपने मेडिसिनल प्लांट के लिए चाहिए। तो इस तरह एक ही चीज़ से 2 फायदे हो जाएंगे। अदरवाइज़ वो बार्क वेस्ट जाती थी, बट अगर वो सही टाइम पे उसको काटा जाए और ठीक से उसको प्रोसेसिंग करा जाए, तो लकड़ी जो है वो इमारती पर्पज़ के लिए चली जाएगी और बार्क आयुष मंत्रालय अपने मेडिसिन के लिए यूज़ करेगा। तो ये हम लोग बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं इसमें कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जा सके। जी मैम, इसका दोहरी फ़ायदा जिस तरह से आपने बताया, लेकिन अगर हम पूरे देश भर में बात करते हैं तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसके हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये इनफैक्ट आयुष मंत्रालय ने कुछ कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करे हैं कि वो पेड़, जैसे अशोक एक पेड़ है, वो ऑर्नामेंटल भी होता है, लेकिन
हर्बल आयुर्वेद दवा में बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पूरा एक कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट से लेके नीचे ऑलमोस्ट आंध्रा तक का आइडेंटिफाई करा गया है। तो इस तरह उन्होंने कई इस तरह पैचेस बनाए हैं कि कहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ उनको ज़रूरत है। इसमें हमारे पूर्वोत्तर राज्य बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे उसमें, क्योंकि वहाँ कई एक ऐसी प्रजाति हैं जो आज के टाइम में ज़्यादातर वो जंगल में पाई जाती हैं और वहीं से अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हो रही थी। तो उसमें इंडस्ट्री को भी प्योर जो स्पीशीज़ होती है, प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो कभी कभी उसको सप्लीमेंट भी कर देते हैं। अगर ए नहीं मिला तो बी जो कुछ सेम सा है उसको मिक्स करके दे दिया। और दूसरी तरफ है कि क्योंकि जंगलों से अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होती है तो जो अपना ओरिजिनल जर्म प्लाज्म है वो भी लुप्त होता जा रहा है। तो अगर हम लोग XC2 मतलब बाहर किसानों के द्वारा इसकी खेती करेंगे तो जो जर्म प्लाज्म है वो भी बच जाएगा, किसानों को फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को प्योर एकदम प्रोडक्ट मिलेगा और कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छा एंड प्रोडक्ट मिलेगा। जी मैम, अगर किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो किसान अगर इस हर्बल खेती को बढ़ावा देना चाहता है, खेती करना चाहता है, तो उसको क्या कुछ मदद के रूप में दिया जा सकता है सरकार की तरफ से? ये 2-3-4 स्कीम्स जो मैंने जिसका जिक्र करा सबसे मदद मिलेगी, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं तो अभी तक ज़्यादातर जो खाद्य वस्तुएं हैं उन्हीं की खेती हो रही है। बट एक बार अगर मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ रुझान जाएगा तो उससे वही लोग कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर इमारती लकड़ी उन पे ही ज़्यादा जोर था, लेकिन मेडिसिनल अगर आ जाएगा तो तीसरे चौथे साल से भी उसको फ़ायदा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अर्जुन का ही पेड़ ले लीजिए, तो अर्जुन एक थोड़ा इमारती में भी यूज़ हो जाता है बाद में, लेकिन उसको 3-4 साल में ही उसको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा और जब मैच्योर पूरा होगा 10-15-20 साल बाद तो उसको लकड़ी भी मिल जाएगी। तो इस तरह और जो इनकी आयुष मंत्रालय की जो स्कीम है उससे भी उसको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ना ही प्रोडक्शन की खेती के बारे में सपोर्ट है, लेकिन प्राइमरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की भी सपोर्ट देते हैं। तो वहाँ गांव के पास या जहाँ किसी खेती हो रही है उसके पास छोटे SME यूनिट्स भी लगा सकते हैं जिसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग हो जाए। और प्राइमरी इसमें ये ज़रूरी है कि उसकी तुरंत प्रोसेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर तेल निकालना है तो अगर हमने पत्तियों को या जड़ को बहुत लंबी डिस्टेंस भेजा तो वो उसमें जो उसकी क्वालिटी होती है तेल की वो भी ख़राब होती है और जो मात्रा निकलेगी वो भी ख़राब होती है। तो इसलिए फ़ायदा होता है कि अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग कहीं आसपास ही हो जाए और फिर उसको ठीक से पैक करके बड़ी इंडस्ट्री को भेज दिया जाए, तो उसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे किसानों को। मैम, आपके जो मंत्रालय कृषि मंत्रालय और आयुष मंत्रालय हैं, दोनों के बीच में टाई अप कर करके इसको हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसमें क्या कभी किसान की कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर किस तरह से उसको सॉर्ट आउट होगा? नहीं, ये तो जैसे हम लोग के भी स्टेट गवर्नमेंट्स में जो मिशन डायरेक्टर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं, उसी तरह आयुष मंत्रालय का यहाँ जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, स्टेट्स में एक स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, तो वो हम लोग ने यही कहा है कि स्टेट लेवल पे जो SMPB है, ऑर्गेनिक मिशन के जो डायरेक्टर्स हैं और या अधिकारी हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी के जो अधिकारी हैं उनको साथ बैठ के प्लान करना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी खेती सबसे अच्छी रहेगी और किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पे मिलेगा। अभी समय एक छोटी सी ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सर, जिस तरह से आप बताएं कि किसान को फ्रीडम होगा, एक राज्य के अपने किसान है, अपने राज्य में कहीं पर भी बेच सकता है, दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, यह उसकी फ्रीडम है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जो मंडी है APMC एक्ट कानून के तहत है, उस मंडी को क्या होगा। और दूसरा, जो स्वतंत्रता की बात है सर, तो MSP पर खरीदे। अक्सर देखा जाता है कि जब फसल तैयार होता है तो कुछ सप्ताह या कुछ दिन के लिए FCI खरीदती है, तो क्या सर इसको ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो मंडी की व्यवस्था है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंडी प्रांगण यथावत रहेंगे, मंडी प्रांगणों में खरीदी की व्यवस्था यथावत रहेगी। राज्य सरकारें मंडी प्रांगणों में अपने रेगुलेशंस को लगा सकती हैं, मंडी फीस लगा सकती हैं। जो बोली की व्यवस्था है मंडियों में वो यथावत रहेगी। तो मंडी का विकल्प किसान के लिए उपलब्ध है। उसी तरह जो हमारी व्यवस्था खरीदी की है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है और उस पर खरीदी की व्यवस्था करती है, खरीदी की व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। किसान को विकल्प ये भी उपलब्ध रहेगा कि अगर बाज़ार के भाव नीचे होते हैं तो MSP पे वो अपनी फसल को जैसे अभी बेचता है वैसे बेच सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो MSP की व्यवस्था करती हैं वो एज इट इज़ आगे भी व्यवस्था रहेगी। जहाँ तक MSP के ऊपर ड्यूरेशन बढ़ाने का सवाल है, MSP का जो ऑपरेशन है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। जैसे दाल, दलहन, तिलहन के लिए 90 दिन की खरीदी की व्यवस्था होती है, उसी तरह FCI भी फूड मिनिस्ट्री के माध्यम से अपने दिन डिक्लेयर करता है। 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन जब MSP की खरीदी के दिन होते हैं, तो उस व्यवस्था चूँकि पूर्व से चली आ रही है और उसी व्यवस्था में आगे भी विकल्प किसान को उपलब्ध है, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन का भी कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है, तो वो व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो कानून है उसमें सर बड़े किसानों को तो लाभ हो सकता है, क्योंकि जो सर व्यापारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड है एक्वायर कर करके और वो सोचेगा कि एक बड़े किसान है उससे हम करार करें। लेकिन जो सर छोटे जो 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं उनका क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो छोटे किसान है उसी को ज़्यादा लाभ है। जो बड़ा किसान था उसके पास तो अभी भी बहुत विकल्प थे और उसके पास साधन भी थे, तो वो नए बाज़ार में जाके अपना उपज को बेच सकता था और उसकी बार्गेनिंग पावर भी थी। पर जो छोटा किसान था उसके लिए मुश्किल था कि वो ऐसे बाज़ार उसको उपलब्ध हों जहाँ पे उसकी फसल को अच्छी कीमत मिले, या उसको ऐसी तकनीक उपलब्ध हो या ऐसा बीज उपलब्ध हो जिससे उसकी आमदनी बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़े। अब जब ये फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट आया है, इस एक्ट के आने से जो छोटे किसान हैं उनको सीधा लाभ होगा। छोटे किसान संगठित होकर FPO के माध्यम से या सीधे भी अगर वो ख़रीदार के साथ अनुबंध करेंगे तो उन अनुबंधों के माध्यम से उनको नई तकनीक भी मिलेगी, उनको नए तरह के बीज और नई तरह का जो कृषि ज्ञान है वो मिलेगा और उसके माध्यम से वो ख़रीदार को अपनी उपज को पहले से बेच पाएंगे। उनके पास ऐसी उपज वो उगा पाएंगे जिसमें उनको सरप्लस हो और जिनकी वैल्यू ऐसी हो जिसमें बहुत अधिक मूल्य उनको मिले। जैसे बहुत ऐसे प्रोड्यूस हैं जो अगर वो किसान को ज्ञान नहीं हो, एवोकाडो है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई प्रोड्यूस है या अच्छी किस्म का केला है या अच्छी किस्म का आम है या अच्छी किस्म की सब्जियां हैं या अच्छे किस्म का अनाज है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बाज़ार में प्रीमियम वैल्यू है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। तो छोटे किसान को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ख़रीदार उसको तकनीक देगा, उसको नई तरह का ज्ञान देगा और उस ज्ञान का लाभ लेके ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी थोड़ी ज़मीन पे भी कर सकेंगे। सर, APMC एक्ट के माध्यम से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी कानून में सुधार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन सर कहीं किसी स्टेट में ऐसा भी देखा जाता है कि APMC एक्ट के माध्यम से मंडियां नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रही है, तो वहाँ के किसान कैसे सर लाभान्वित हो सकता है? देखिए, बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्व से ही APMC नहीं है। उन्होंने वहाँ पे केरला में कभी भी APMC की व्यवस्था नहीं थी और बिहार ने APMC की व्यवस्था समाप्त की थी। इन राज्यों में भी इसका लाभ इसलिए होगा
कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें संगठित व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था ई ट्रेडिंग की होनी चाहिए। वेयर हाउस पे, साइलो पे खरीदारी के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। जो किसान वेयर हाउसिंग रिसीट के माध्यम से अपना स्टोर्ड प्रोड्यूस को बेच सकता है, वो नए कानून के अंतर्गत है, जो पहले उसकी व्यवस्था नहीं थी। फिर जो इंटरस्टेट ट्रेड है, अगर बिहार का किसान महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेचता है, महाराष्ट्र का व्यापारी बिहार से खरीदना चाहता है, पहले उस पर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि महाराष्ट्र के एक्ट में उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लग जाता था। तो उसके ऊपर जो महाराष्ट्र का किसान है उसको जाके बिहार में ख़रीदने में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब अगर वो खरीदेगा और इस कानून के माध्यम से उसको सीधा खरीदारी का लाभ मिलेगा, तो किसान सीधा अपनी उपज कहीं भी अपने देश भर में बेच पाएगा, जो पहले सिर्फ नज़दीक के व्यापारी को या नज़दीक के बाज़ार में बेच पाता था। तो उसका लाभ भी ऐसे राज्यों में होगा जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये दोनों ही तरह के राज्यों में लाभ होगा। जहाँ पे मंडी की व्यवस्था है, एपीएमसी की व्यवस्था है, वहाँ पे नए विकल्प मिल जाएंगे, एपीएमसी की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। और जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे चूँकि नए विकल्प संगठित तौर पे मिलेंगे, तो उससे भी किसान को बड़ा लाभ होगा। और ख़ासकर जो इंटरस्टेट ट्रेड के बैरियर्स हटे हैं, उसका लाभ किसान को होगा। अगर बिहार की, जैसे आपने सर बताया, केरला की बात किया, तो सर वहाँ पर एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियाँ नहीं हैं और ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी ई नैम है, उसके माध्यम से भी लोगों के अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इस तरह से अगर हम फ्री कर देते हैं तो फिर किस तरह से उनको फ़ायदा होगा? नहीं, ई नैम की व्यवस्था भी सिर्फ मंडियों में थी, तो इन राज्यों में ई नैम की व्यवस्था पहले नहीं थी। और ई नैम अकेला ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्राइवेट भी आएंगे। ई नैम तो सरकारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो क्या होगा कि नए एक्ट के आने से नई संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो मार्केटिंग की संभावनाएं हैं। तो उन राज्यों में जहाँ पे मंडियाँ नहीं हैं, उनमें भी नए विकल्प किसानों को मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उनको भी लाभ होगा। और जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो लाभ होगा ही, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था को छेड़ा नहीं गया है, मंडियों में भी वो बेच सकता है। और मंडी के बाहर की व्यवस्था अब सुदृढ़ हो जाएगी, विकल्प मिल जाएंगे। तो दोनों तरह के राज्यों में इसका लाभ होगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से जिस तरह से अमेंडमेंट उसमें किया गया है कि अब जो स्टॉक लिमिट्स है उसको हटा दिया जाएगा, तो सर क्या उसको कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है या किसानों की इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसका किसानों को ही सीधा फ़ायदा होगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिस समय रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उस समय भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी शॉर्टेज थी, तो वो जो परिपेक्ष था वो अलग था। अब जो है, हम सरप्लस इकॉनमी में हैं, हमारे पास हर चीज़ की अधिक मात्रा है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस है। तो ब्लैक मार्केटिंग तो उस प्रोड्यूस की होती है जिसकी शॉर्टेज हो। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो ख़त्म हो चुकी है भारत के बाज़ार में। अब तो हमें नए मार्केटिंग एवेन्यूज़ और अपने सरप्लसेस को कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे उनको बाज़ार उपलब्ध कराना है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये होर्डिंग वाला जो मसला है वो बहुत हद तक समाप्त हो गया। पर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी बात होती है कि बहुत अधिक कीमतें बढ़ गई, तो वो विकल्प अभी भी सरकार के पास खुला हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं या होर्डिंग की ऐसी इमरजेंसी की शिकायत आती है, तो केंद्र सरकार अभी भी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और जो किसान को लाभ होना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यापारी है, उसको मालूम है कि वो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, अगर ऐसा कानून में प्रावधान है। अब उसके पास साधन है, वो ज़्यादा खरीदना चाहता है, बाज़ार में आना चाहता है, पर चूंकि स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। तो उतना व्यापारी बाज़ार से कम हो गया, तो उतनी प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जब प्रतिस्पर्धा कम हुई तो किसान के जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कम हुए तो उसकी जो बोली लगी, या उसको खरीदने वाले जब खरीदने के लिए आए, तो मांग कम होने से भाव कम हो जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सभी तरह के व्यापारी खरीदारी में हैं, उनको ये डर नहीं है कि इसके बाद मैं नहीं खरीद सकता, तो खरीदार बढ़ेंगे। और अगर खरीदार बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी, और किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी तो किसान को उसका लाभ होगा। तो हर तरह से किसान को कंपटीशन से लाभ होता है। तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, जितना रेगुलेशन कम होगा, उतना ही लाभ सीधा किसान को मिलेगा।
जैसा कि विवेक अग्रवाल जी ने बताया कि कृषि कानून जिस तरह से पारित किया गया उसमें ख़ास तौर से अगर मंडी की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं, इससे तीनों कानूनों से किसान को बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रह करके अपनी जो उत्पाद है वो कहीं पर भी बेच सकता है, ई ट्रेडिंग के माध्यम से और ख़ास तौर से मंडी के माध्यम से भी जा कर के, और जहाँ पर भी EPMC एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं उसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसानों को अतिरिक्त फ़ायदा होगा। और यह जो कानून है इससे खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, उसमें खास तौर से यह मददगार साबित होगा। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।